एग्ज़ाम के दौरान देखेंगे तो प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जिसने जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था और जिसने मेरी हमेशा पहली बार अपना एग्ज़ाम दिया, अपनी परीक्षा पास की, तो उस दौरान लगभग सभी विषयों के नोट्स हमारे पास तैयार हो गए और जो रास्ता था वो भी हमको मालूम चल गया। उसके बाद मैंने अपनी दोनों बहनों के साथ वो सारी बातें साझा की, उन्होंने भी उसको स्वीकार किया उसी रास्ते पे चलने के लिए। फिर हमारा जो छोटा भाई है वो आईटी दिल्ली से बीटेक किए थे, उनको भी मैंने ये बात बताई कि एक मेथड है, आसान सा मेथड है, बहुत संघर्ष नहीं, मेहनत है, 1 साल की मेहनत है। हिंदी माध्यम के पढ़े हैं तो हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट है बहुत सारा हिंदी में ही लिखा है, उसको हमने बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। ये बी प्लान वाली जो आपने बात करी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये तो तय है कि और ये एग्ज़ाम की कठिनता का कारण यही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा, सिलेबस की कठिनाई उतनी नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हमारे साथ हैं योगेश मिश्रा सर, जो कि 2014 बैच के ऑफिसर हैं और आप इनको जानते ही होंगे। आपने एक स्टोरी देखी होगी या यूट्यूब गूगल पे, आप सभी को पता ही होगा, जो एक साथ भाई बहन बने थे, आईएएस आईपीएस चारों भाई बहन, उसमें से सर सबसे बड़े भाई थे। तो आज सर के बारे में जानते हैं और सर ने कैसे अपने छोटे बड़े भाई बहनों को आईएएस आईपीएस जैसे रेपुटेड पोस्ट पर उनको ज्वाइन करवाया, फिर सफलता दिलाई। तो आज हम सर से जानते हैं कि क्या सर का एक महामंत्र रहता है सक्सेस का, और सर से जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। तो सर अगर बात की जाए आपकी जर्नी की, तो सबसे पहले आप अपने स्कूलिंग से बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, एक आईएएस बनने का या फिर ऑफिसर बनने का आपके प्रति रुझान, या फिर आपने कब सोचा। आप एक, जैसे कि आपने पहले बताया मुझे कि आप प्राइवेट जॉब कर रहे थे एक अच्छी खासी और उसको आपने छोड़ा, तो कहीं ना कहीं बचपन में आपने एक सपना बुना होगा कि मुझे ऑफिसर बनना है। ये बात बिल्कुल सत्य से परे है कि बचपन में मैंने कभी ऐसा सोचा था। हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ ज़िले के रहने वाले हैं और वहीं पे एक छोटे से गांव में हम लोगों की 12वीं तक की शिक्षा हुई है। 12वीं तक हम लोग हिंदी मीडियम में शिक्षित छात्र हैं। ओके। उसके बाद मैंने मोतीलाल नेहरू एनआईटी इलाहाबाद से बीटेक किया है। उसके बाद मैं नौकरी करता था। नौकरी करने तक भी कभी मेरे मन में ये विचार नहीं आया था कि मुझको सिविल सेवा परीक्षा देनी है या सिविल सेवक बनना है। उस दौरान कुछ घटनाओं का घटनाक्रम ऐसा चला कि मैंने ये निर्णय लिया कि मुझको एग्ज़ाम देना चाहिए। मैंने वो एग्ज़ाम दिया और पहले अटेम्प्ट में मैंने ये सेवा जिसमें आजकल मैं हूँ वो मुझको प्राप्त हुई। ओके, सो अभी आप कौन से पोस्ट पर हैं सर, इसके बारे में बताइए, और उधर पे क्या काम करना होता है नॉर्मल। साल 2014 के एग्ज़ाम के थ्रू मुझको इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस प्राप्त हुई है। इसमें डिफेंस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ हैं उसमें हम लोगों की नियुक्ति होती है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ में जनरली रक्षा सेनाओं के लिए जो उपकरणों और अन्य हथियारों का उत्पादन होता है और उन्हीं से संबंधित क्रियाकलाप हम लोगों को करना होता है, जिसके बारे में बहुत अधिक विस्तार से मैं मीडिया में बात नहीं कर सकता हूँ। तो ओके सर, सो सर आपका लास्ट अटेम्प्ट था और आपने इतना बड़ा रिस्क लिया जॉब छोड़ने का कि होगा यूपीएससी में नहीं होगा, ऐसा आप सभी को पता होता है कि अनसर्टेन है काफ़ी यूपीएससी एग्ज़ाम। सर ऐसा क्या फैक्टर रहा कि आपने इतनी बड़ी जॉब छोड़ी, देन आप यूपीएससी के लिए फिर वो भी लास्ट अटेम्प्ट। जब मैं अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी करता था उस दौरान मेरी दोनों बहनें जो हैं वे यूपीएससी की तैयारी में आ चुकी थी और 3-3, 4-4 बार वो प्रीलिम्स दे भी चुकी थी और मैंने देखा कि उनका प्रीलिम्स में एग्ज़ाम उनका निकल नहीं रहा है। ये देख के मैंने सोचा कि अगर हम लॉजिकली देखें तो किसी भी एग्ज़ाम के कुछ लॉजिकल स्टेप्स होते होंगे और उनको अगर हम करें तो हमारा एग्ज़ाम निकलना ही चाहिए। और इस प्रकार की सोच के साथ मैंने जो हमारे वहाँ पे कलीग्स थे, मेरे जो बॉस थे, हमने उनसे बात किया और उनसे बात करके मैंने अपना नौकरी छोड़ के इसका अटेम्प्ट देने का निर्णय लिया है। ये बात आपने बीच में जिक्र किया, ये बात सही है कि जब हमने पहला प्रीलिम्स और मेंस दिया तब मेरा वो पहला और आखिरी अटेम्प्ट भी था। बाद में सरकार के एक निर्णय के द्वारा हमको 2 अतिरिक्त प्रयास दिए गए, सभी को दिए गए, उसमें हम भी भाग्यशाली साबित हुए और हमको भी 2 बार फिर से एग्ज़ाम देने का मौका मिला है। ओके, सो सर वो जर्नी के बारे में बताइए, जब आपका रिजल्ट आया, देन आप सर्विस में आए, सबसे बड़े भाई थे आप, और उसके बाद फिर कैसे क्या स्टार्ट हुआ सर। जब हमने पहली बार अपना एग्ज़ाम दिया, अपनी परीक्षा पास की, तो उस दौरान लगभग सभी विषयों के नोट्स हमारे पास तैयार हो गए और जो रास्ता था वो भी हमको मालूम चल गया। उसके बाद मैंने अपनी दोनों बहनों के साथ वो सारी बातें साझा की,
उन्होंने भी उसको स्वीकार किया उसी रास्ते पे चलने के लिए। फिर हमारा जो छोटा भाई है वो आईआईटी दिल्ली से बीटेक किए थे, उनको भी मैंने ये बात बताई कि एक मेथड है, आसान सा मेथड है, बहुत संघर्ष नहीं, मेहनत है, 1 साल की मेहनत है। आप भी आइए, आप भी एग्ज़ाम दीजिए और आप भी सिलेक्ट हो जाइए। वो भी आए और वो भी सिलेक्ट हुए। एक और ख़ास बात है कि मेरे छोटे भाई और मेरी बड़ी बहन इस यात्रा के दौरान इन्हीं मेथड्स का प्रयोग करके वो यूपी में पीसीएस ऑफिसर के पद पे भी सिलेक्ट हो गए थे दोनों। हालांकि बाद के वर्षों में वो आईएएस और आईपीएस के पद पे सिलेक्ट हुए और उन्होंने पीसीएस की नौकरियां अपनी छोड़ दी। ओके, सो सर एक क्रम बताइए सर कि आपके कौन से भाई कौन से पोस्ट के लिए वो सिलेक्ट कब हुए थे और इस तरीके से। ये तो एक लंबा क्रम है, मैं शुरुआत करता हूँ। 2014 में सबसे पहले मेरा चयन हुआ। फिर 2014 में ही मेरी छोटी बहन है, उनका चयन इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में हुआ। फिर उन्हीं का चयन बाद में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए हो गया 2015 में। जो मेरी बड़ी बहन है वो 2015 में यूपी पीसीएस के लिए चयनित हुई और डिप्टी एसपी बनी। वही बड़ी बहन बाद में 2016 में आईपीएस हो गई। जो मेरे छोटे भाई थे वे 2015 में यूपी पीसीएस में सेलेक्ट होकर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ के पद पे तैनात हुए। बाद में वही छोटे भाई मेरे 2016 में आईएएस के पद पर सेलेक्ट हो गए और वो आईएएस में चले गए। ओके, सो सर जब आपने देखा कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में फाइनल लिस्ट में नाम आ गया और आपने इतना बड़ा जॉब छोड़ने के बाद, तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन रहा आपका सर और आपके फैमिली मेम्बर, छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन? देखिए, जब हमने मेंस दे लिया था और मेंस में मेरा सिलेक्शन हो गया था और उसके बाद हमने इंटरव्यू दिया। जब हमने इंटरव्यू दिया तो हमको ये बात तो समझ में आ गई कि हमारा सिलेक्शन होना तो तय। अब वो रैंक कहाँ पे आएगी ये बात, चूँकि मेरा पहला अटेम्प्ट था तो मेरा असेसमेंट उतना नहीं था, इसीलिए जब रिजल्ट आया तो इतना एक्साइटमेंट नहीं था, क्योंकि हमको मन में ऑलरेडी पता था कि हमारा सिलेक्शन तो हो चुका है, बस वो एक फॉर्मेलिटी है जो लिस्ट में नाम आना बाकी चूँकि मेरी बहनों का कई सालों से नहीं हो रहा था तो निश्चित रूप से उनको भी बहुत अच्छा लगा, मेरे परिवार में भी सभी को बहुत अच्छा लगा। एकदम चमत्कार जैसा मोमेंट आ गया है, लेकिन हमको अंदर से पता था कि मेरा सिलेक्शन हो चुका है। ओके, सो आपके फैमिली बैकग्राउंड की बात की जाए सर, तो वो क्या रहा फैमिली बैकग्राउंड? मेरे पिताजी बैंक में, जो आरआरबी बोलते हैं ग्रामीण बैंक, उसमें मैनेजर हैं। मेरी माताजी गृहिणी हैं और बाकी हम 4 भाई बहन हैं। ओके, सो सर जैसे ही फाइनल सिलेक्शन हो गया उसके बाद की जर्नी बताइए कि आपने अपने भाई बहनों को किस तरीके से कहा कि आप ये करो और इस तरीके से ये करो, देन उनकी आज हमें सक्सेस देखने को मिलती है सर। देखिए, सफलता अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण होती है। जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो उनको ये बात मालूम चल गई कि मेरा जो मेथड है और मेरी जो बातें हैं बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, मेरे जो नोट्स हैं वे एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल रिलेवेंट हैं और यदि आप सफल हो जाते हैं तो आपको बहुत सारी कन्विंसिंग की आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने तुरंत, और उन्होंने भी, तो ये मैं उनका भी एक क्रेडिट कहूँगा कि उन्होंने भी तुरंत उसको स्वीकार किया कि हाँ ये मेथड है, ये अच्छा है, और उन्होंने तुरंत उसको अपनाया और आगे बढ़े। ओके, सो अभी आप एक मेथड की बात कर रहे हो, एक मंत्र की बात कर रहे हो, तो उसके बारे में बताइए सर, क्या रहा वो एक मेथड जो आपने अपने सारे भाई बहनों को बताया? इस एग्ज़ाम में जो मंत्र है वो शायद जो हम समझ पाए हैं वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आपका महामंत्र है, वही इस एग्ज़ाम में आपको आगे ले जाता है। अब इसके जब पीछे ट्रांसलेट करते हैं तो जब आपका पहला अटेम्प्ट होता है तो यूजुअली आपका कॉन्फिडेंस उस समय सबसे ऊंचाई पर रहता है। जैसे अगर आप एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3 बार नहीं हुआ तो आपका कॉन्फिडेंस फिर गिरने लगता है और आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए सभी को अपने पहले अटेम्प्ट में अपना बेस्ट एफर्ट करना चाहिए। यही कारण है कि अभी भी इस समय भी मैं कई लोगों के संपर्क में रहता हूँ, उनको ट्रेन भी करता हूँ, और ख़ास तौर पे ऐसे लोग जो सन 2000 के बाद पैदा हुए हैं, जो कि सन 2023 में संभवतः अपना पहला एग्ज़ाम लिखेंगे, कुछ 2022 में भी लिख रहे हैं, और आप देखेंगे कि वे बेहतर रिजल्ट देंगे जो कि सन 2000 के बाद पैदा हुए, जो कि वो बिल्कुल यंग एज में हैं और वो अपना पहला अटेम्प्ट देंगे और वो बेहतर रिजल्ट देंगे। राइट सर। सो सर आप अभी अपने जॉब कर रहे हो, जॉब के कुछ ऐसे अनुभव होगा, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होंगे जो आप शेयर करना चाह रहे हो, कुछ ऐसे होते हैं जो हाँ आप शेयर करोगे तो उससे स्टूडेंट मोटिवेट होंगे या फिर उन्हें कुछ अच्छा जानने को मिलेगा? देखिए, जॉब में तो तमाम अनुभव रहते ही हैं। एक खास बात जो शायद मैं शेयर भी करना चाहूँगा, एक हमारे पास एक सब्जेक्ट है एथिक्स। अब जब हम लोगों ने तैयारी शुरू की और तमाम लोग तैयारी शुरू करते हैं तो हम एथिक्स के जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हैं जनरली किताबों में वही पढ़ते हैं और एग्ज़ाम में आने पर हम वही लिख देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि एथिक्स में आधा हिस्सा केस स्टडी का आता है और आधे हिस्से में आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो वो जो केस स्टडी में आपसे पूछता है वो भी प्रैक्टिकल एथिक्स कि सरकार में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए आप कैसे एथिकल डायलेमा को रिजॉल्व करेंगे और एथिकल स्टैंड लेंगे, और थ्योरी पार्ट में भी वही आपसे पूछा जाता है। तो वो प्रैक्टिकली वो आपको आंसर देना होता है। और ये बात हम लोगों को, मुझे खास तौर पर एग्ज़ाम नौकरी करते हुए ये बात ज़्यादा समझ में आई कि एथिक्स के आंसर कैसे दिए जाते हैं प्रैक्टिकली। देयर शुड बी प्रैक्टिकल आंसर्स, नॉट थ्योरेटिकल आंसर्स फॉर द एथिक्स पार्ट। सो सर, बात की जाए आपकी प्रिपरेशन के दौरान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स आपको क्या लगे, या फिर आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा रहा प्रिपरेशन में? अगर जिस चीज़ ने हमारी सबसे ज़्यादा मदद की ओवरऑल, तो वो मैं ये समझता हूँ कि हमारी हेल्थ ने हमारी सबसे ज़्यादा मदद की। हमने अपनी हेल्थ को मेंटेन रखा। लेकिन एग्ज़ाम के दौरान देखेंगे तो प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जिसने, जो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था और जिसने मेरी हमेशा मदद की। इसका कुछ एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, मान लीजिए 20 तारीख को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, तो 1 तारीख के बाद से हम कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ेंगे उसमें। ऐसे ही मान लीजिए कि 10 तारीख को मेंस का एग्ज़ाम है, तो मेंस के एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से हम कोई भी नई चीज़ पढ़ना बंद कर देंगे। तो हमने ये प्लानिंग कर रखी थी और हम इस पर एकदम अडिग रहते थे, क्योंकि हमने रिवीजन को ज़्यादा महत्व दिया। उस आखिरी का जो प्रीलिम्स के पहले का 20 दिन और मेंस के पहले का 30 दिन, वो रिवीजन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स थे, तो हमने प्लानिंग बहुत अच्छी की और उसका हमको बहुत अच्छा फ़ायदा मिला। ओके, सो अगर बात की जाए आपकी प्रिपरेशन के दौरान सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एरिया, जैसे कह सकते हैं स्टडी में, कौन सा रहा? जैसे कि पॉलिटी का हो सकता है, एथिक्स का हो सकता है, ऐसे का आंसर राइटिंग हो सकती है, या फिर प्रीलिम्स में जो प्रीलिम्स निकालने की स्ट्रेटजी है, उस तरीके से। देखिए, अभी तो ये नए पैटर्न में भी 6-7 साल से एग्ज़ाम हो रहा है और तमाम कई टॉपर्स के इंटरव्यू मैंने आपके चैनल पे भी देखे हैं। ज़्यादातर लोगों को अब ये बात मालूम है कि एथिक्स, इससे आपका ऑप्शनल, इंटरव्यू, ये सारे स्कोरिंग पार्ट। और हम सभी ने, क्योंकि हम सभी का रैंक भी देखेंगे तो टॉप 100 की ही रैंक हमेशा हम लोग ले आए, तो सभी ने इन सभी एथिक्स में, एसे में, अपने ऑप्शनल में और इंटरव्यू में अच्छे स्कोर किए और उन्हीं के दम पे हम ये सिलेक्शन हासिल कर सके। राइट सर, ओके। सो सर, जैसे कि एथिक्स है, अभी आपने एथिक्स को लेकर जिक्र किया था, तो एथिक्स को लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या पढ़ें, कैसे करें, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए और इसको कितना टाइम देना चाहिए। देखिए, एथिक्स अगर आप समय की बात करेंगे, एकदम आप नए कैंडिडेट हैं तो 1 महीने में आपका एथिक्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन और एथिक्स सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन का हिस्सा है, तो आपको कई बार वो क्वेश्चन लिखने पड़ेंगे। आपको अपने आंसर बार बार लिख के, केस स्टडी को बार बार हल करके आपको अपने आंसर की गुणवत्ता को सुधारना पड़ेगा, ताकि जब आप फाइनली एग्जाम लिखें तो आपको अच्छे नंबर मिले, क्योंकि एथिक्स में अच्छे नंबर मिलते हैं। राइट सर। सो अभी आप, जैसे कि अभी आप मॉक जो इंटरव्यू होते हैं अभी इंस्टीट्यूट्स के द्वारा करवाए जाते हैं, आप उसमें पैनल मेंबर हैं, तो सर अभी जो इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट्स या कैंडिडेट आ रहे हैं, तो उनमें आपको कॉमन क्या नज़र आ रहा है? ऐसा वो क्या स्टूडेंट्स कर रहे हैं कि वो मेंस में इतना अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं, एथिक्स में कर रहे हैं, ऐसे में कर रहे हैं? आपको क्या ऑब्जर्वेशन से क्या लग रहा है कि किस कारण वो एक्चुअल में इंटरव्यू के लिए अपीयर हो पा रहे हैं? निश्चित तौर पर जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं तो मेंस में उन्होंने बहुत अच्छा किया होगा, और चूंकि अभी इस स्टेज पर मेंस के एग्ज़ाम, मेंस के मार्क्स मालूम नहीं रहते, लेकिन ये तो आप निश्चित मान के चलिए कि उन्होंने मेंस में अच्छा किया होगा। और मेंस में यूजुअली आप एथिक्स में, एसे के हिस्से में और अपने अपने ऑप्शनल में उन्होंने अच्छा किया होगा। राइट सर, ओके। सो अभी जैसे प्रीलिम्स भी नज़दीक आ रखा है और आपके अभी भाई बहन भी देखा जाए तो लास्ट कुछ साल पहले ही हुए हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं आपकी तरह, आपको 6-7-8 साल हो गया। तो सर ऐसा क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए प्रीलिम्स के लिए खास तौर पे, क्योंकि मटेरियल बहुत ज़्यादा है और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स भटक जाते हैं, और अगर हिंदी मीडियम की बात करें तो वो और ज़्यादा हो जाते हैं कि उनके साथ एक और प्रॉब्लम है ट्रांसलेट को लेकर, तो उसके बारे में सर बताइए। मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा कि 6-7 साल पहले हमारा सिलेक्शन हुआ और क्रमबद्ध तरीके से हर साल हमारे भाई बहनों का भी सिलेक्शन हुआ, लेकिन उसके बाद भी लगातार तमाम कैंडिडेट्स जो हम लोगों के संपर्क में रहते हैं और हमारे थ्रू वो प्रिपरेशन करते हुए और हर साल सेलेक्ट होते हैं, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी और फाइनल रिजल्ट में भी। तो उसके क्रम में हम लोग लगातार बने हुए। हालांकि सेवा में आने के बाद, अपनी नौकरी, अपने दिन भर की चर्या के बाद जितना समय मिलता है उसमें हम कुछ कम ही लोगों से संपर्क में रह पाते हैं, लेकिन हम लोगों से अपना संपर्क बनाए रखते हैं। दूसरी बात आती है हिंदी माध्यम की,
इसमें मैं बताना चाहूँगा कि मेरी जो बड़ी बहन है जो कि इस समय पुलिस सेवा में है कर्नाटक काडर में, उन्होंने अपना एग्ज़ाम हिंदी माध्यम से ही दिया। हिंदी माध्यम से ही वो यूपी पीसीएस में भी चयनित हुई और हिंदी माध्यम को ही लेकर हिंदी साहित्य उनका वैकल्पिक विषय भी था, उसी में वे यहाँ पे आईपीएस में भी सेलेक्ट हुई। जहाँ तक बात है आपकी कि वो स्टडी मटेरियल को लेके, तो हम सभी चूंकि हिंदी माध्यम के पढ़े हैं तो हमारा जो ओरिजिनल कंटेंट है बहुत सारा हिंदी में ही लिखा है, उसको हमने बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पे आपका जो आप जो बात कह रहे हैं उसकी गुणवत्ता ज़्यादा ज़रूरी है। भाषा तो बस उस पर ऊपर से आपने पहनाया हुआ एक कपड़ा है, उसके माध्यम से आप अपनी बात कहते हैं। ओके, सो लास्ट टाइम पे क्या स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से एकदम रिवीजन करना चाहिए, ऐसा कुछ करें कि हाँ वो अभी 1.5 से 2 महीना करीब है इसमें उनका हो जाए मैक्सिमम सिलेबस कवर। अब मान लीजिए इस साल जून के पहले हफ्ते में एग्ज़ाम हो रहा है, तो मई के पहले हफ्ते से हमको कुछ भी नई चीज़ें पढ़ना बंद कर देना। जैसे एक कॉमन मिथ रहता है कि करंट अफेयर आता है तो हम एकदम मई के एंड तक करंट अफेयर को फॉलो करते रहें, चेस करते रहें और उसका ज्ञान अर्जित कर लें। यहाँ पे ज्ञान अर्जित करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वहाँ पे अपने ज्ञान को प्रकट कर पाए, और वो तभी होता है जब आपने चीज़ों को रिवाइज कर रखा है। तो एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप सारी नई चीज़ें करना बंद करके जितना आपने अभी तक कर लिया है उसी को आप बार बार रिवाइज करें, बार बार दोहराएं, उसी को पुख्ता करें। आपने एक बहुत अच्छी कहानी सुनी होगी, आपने सुनी होगी बचपन में, हमारे कई सारे दर्शकों ने सुनी होगी। कबीले का सरदार रहता है, तो एक आदमी को कहता है कि ये सारी ज़मीन मेरी है और तुम दौड़ के जाओ और सूर्यास्त होने तक जब तक तुम लौट के आओगे तो जहाँ तक तुम लौट नाप लोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी। अब वो आदमी दौड़ना शुरू करता है, दौड़ता रहता है। अब उसको मालूम है कि सूर्य नीचे आ रहा है, लेकिन वो लालच में और दौड़ता जाता है। अल्टीमेटली क्या होता है कि वो एक बार यू टर्न जब लेता भी है, इतनी देर हो चुकी होती है कि वो एक तो पहुंच भी नहीं पाता और रास्ते में ही हाँफते गिर के अपना दम तोड़ देता है। तो जो करेक्ट टाइम पे यू टर्न लेना, मतलब रिवीजन की ओर आना, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और वो आपको अपने लिए तय करना चाहिए कि हमको वो कौन सा पॉइंट होगा जब हमको रिवीजन की ओर मुड़ जाना है, लालच छोड़ देना है आगे का। क्योंकि इतनी चीज़ों को आप पुख्ता करें, आप निश्चित रूप से सिलेक्ट हो जाएंगे। ओके, सो अभी भी जैसे आपने जिक्र किया था कि अभी भी मैं स्टूडेंट्स को या फिर किसी ना किसी तरीके से गाइड करता रहता हूँ। तो सर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो किसी ना किसी ऑफिसर के मतलब फॉलो करते हैं उनको बहुत ज़्यादा, या फिर यूँ कहें उनसे गाइडेंस लेते हैं, कुछ लोग सीनियर से लेते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कितने हद तक उनकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल रहने वाली है चीज़ें? देखिए, जो ऑफिसर्स हैं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनका गाइडेंस तो सर्वाधिक प्रभावी है, क्योंकि वो पूरी यात्रा को जी चुके हैं, वो पूरे रास्ते पर गुजर चुके हैं, रास्ते के हर एक मील के पत्थर से वे वाकिफ़ हैं। तो वो जो बताते हैं उससे तो बेहतर कुछ है ही नहीं। और यदि कोई भी एस्पिरेंट उन लोगों से सलाह लेते हैं, उन लोगों का मार्गदर्शन लेते हैं, तो मुझे लगता है कि उनके सफल हो जाने की संभावना अधिक है। राइट सर। ओके, सो अब हम बात करते हैं मेंस के तरफ। तो सर मेंस के बारे में कुछ बताइए कि मेंस में ऐसा आंसर राइटिंग या फिर एथिक्स के लिए कैसे क्या करें, देन फिर मेंस के बाद हमारा इंटरव्यू आ जाता है तो उसके लिए। देखिए, मेंस हमारे पूरे एग्ज़ाम प्रक्रिया का सबसे बड़ा हिस्सा है। करीब 1700 अंक हैं जो आपके यहाँ पे निर्धारित होते हैं, और ये अकेला एग्ज़ाम है जो आपके सिलेक्शन में 90% की भूमिका निभाता है। तो मेरा ऐसा मानना रहा है हमेशा कि प्रीलिम्स के एग्ज़ाम होने के बाद आपको कुछ भी नया पढ़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आपका सिर्फ फोकस अपने आंसर को लिखना, डेली बेसिस पे आंसर लिखना। एक क्वेश्चन, आप चाहे एक क्वेश्चन का आंसर लिखें, चाहे 2 क्वेश्चन का आंसर लिखें, प्रतिदिन आंसर राइटिंग। क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में जाएंगे फाइनली तो आपको आंसर लिखने ही होंगे। एक इसमें बड़ा अच्छा जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया कि तमाम लोग ऐसे लिखना अवॉइड करते हैं, वे उसको टालते रहते हैं। वो सोचते तो हैं कि हम लिखेंगे, लेकिन टालते रहते हैं। और अंततः हकीकत ये आती है कि वो एग्ज़ाम के दिन ही ऐसे लिखते हैं, ऐसे के पेपर में ही ऐसे लिखते हैं। अब ऐसे स्थिति में आपका ऐसे कई बार बहुत निखर के नहीं आ पाता और आपको नंबर उसमें कम मिल जाते हैं, जबकि अन्य लोग जिन्होंने प्रैक्टिस किया है तो इसमें अच्छा नंबर ले आते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एक एक कदम पीछे करते हुए, और वो आप जो संगठित रूप से आप 10 कदम पीछे हो जाते हैं। राइट सर। ओके,
सो सर जैसे स्टूडेंट्स हैं किसी न किसी क्या कहते हैं महान हस्तियाँ होती हैं या फिर किसी न किसी ऐसे पर्सनालिटी को फॉलो करते हैं जिससे उन्हें सीखने को मिलता रहता है कंटिन्यूस। जैसे अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला सर हो सकते हैं, APJ अब्दुल कलाम सर हो सकते हैं, महात्मा गांधी जी हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारे बहुत सारे ऐसे पर्सनालिटी हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए। तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि इन पर्सनालिटी से जो इनको फॉलो करें, जैसे कुछ लोग होते हैं नोबेल पढ़ने चाहिए UPSC में पर्सनालिटी बिल्डअप करने के लिए, तो कुछ ऐसी बातें बताइए सर वो इन पर्सनालिटी को फॉलो करेंगे अपनी UPSC जर्नी में तो डेफिनेटली उनकी प्रिपरेशन में भी हेल्प करेंगे, देन उनकी पर्सनालिटी को भी डेवलप करेंगे सर। इसमें मैं आपको एक बड़ा चमत्कारी चीज़ बताता हूँ। आप पिछले 2-3 सालों को देखेंगे तो जिस प्रकार से भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार दिए जा रहे हैं, राइट। अब उसमें आप एक एक व्यक्ति को उठाइए और देखिए कि उसके पद्म पुरस्कार दिए जाने का क्या आधार है, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, क्या उनका योगदान रहा है। आपने अगर आज जो लोग हमको सुन रहे हैं उन्होंने एथिक्स का सिलेबस देखा होगा तो उसमें एक जगह लिखा हुआ है टीचिंग्स ऑफ वेरियस थॉट लीडर्स अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब आप देखेंगे कि जितने भी लोगों को पद्मश्री हाल के वर्षों में दिया जा रहा है, दे ऑल आर थॉट लीडर्स इन देयर रेस्पेक्टिव फील्ड्स। अगर आप उनको देखें, उनके काम को पढ़ें उनके बारे में, तो आप देखेंगे कितना बढ़िया उन्होंने काम किया। दे आर रोल मॉडल्स इन देयर ओन फील्ड्स। तो उनसे भी हम तमाम चीज़ें सीख सकते हैं। हमारे समय में तो हमने ये बात नहीं देखी, हमने बड़े बड़े जो महान हस्तियां थी और जो कि दिवंगत हो गई थी, हमने उनके बारे में पढ़ा, लेकिन ये लोग तो जीवित हैं, इनमें से 99% लोग जीवित हैं। हम उनके कार्यों को देख के बड़ा बढ़िया हम उसमें से अपने लिए चीज़ें निकाल सकते हैं। राइट सर, ओके। सो बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछते रहते हैं कि हमारी 12वीं में अच्छे मार्क्स नहीं है, हम इस तरीके के स्टूडेंट्स रहे, तो आप अपने बारे में बताइए सर। आप 12वीं तक कैसे स्टूडेंट्स थे पढ़ने में? मीडियम थे या फिर बहुत अच्छे थे या फिर ऐसे नॉर्मल जो स्टूडेंट्स थे? देखिए, हम अपने चारों लोगों का अनुभव बताएंगे। बाकी लोग तो अच्छे थे, हमारा स्थिति थोड़ा वैसा था कि मैथमेटिक्स हमारा सब्जेक्ट था, लेकिन कई बार क्या होता था कि जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो पुत्र की उम्र पिता से अधिक आ जाती थी तो वो होता रहता था। लेकिन जब आप इस एग्ज़ाम में आते हैं तो इस एग्ज़ाम की जो प्रकृति है वो बिल्कुल अलग है। किताबी शिक्षा, स्कूली शिक्षा, ज्ञान वो तो आवश्यक है ही है, उसके ऊपर जब आप कॉन्फिडेंस अपना एडअप करते हैं तो वो आपको एग्ज़ाम में सिलेक्शन की ओर ले जाता है। ऐसा एग्जाम्पल न सिर्फ हम हैं बल्कि ऐसे बहुत तेरे एग्जाम्पल हमने पिछले 5-6 सालों में देखे। ओके, सो आप जैसे आपके भाई बहन बाकी लोग हैं तो आपको एज अ बॉस की तरीके से देखते होंगे, इसके बारे में क्या कहना चाह सकते हैं? नहीं, बॉस देखिए, हमारी जो बहन है वो पुलिस में है तो हम लोग उनको बॉस की तरह देखते हैं और इसमें बॉस की तरह नहीं है। हम लोग अभी भी, पहले भी भाई बहन की तरह ही थे, अभी भी भाई बहन की तरह ही रहते हैं। और जो बहनों में हमारी बड़ी बहन है वो वही बॉस वही हैं और हम सबकी लीडर वही हैं। ओके, सो सर ऐसा कोई फनी मोमेंट बताइए जब आपस में आप चारों भाई बहन ऑफिसर मिलते होंगे तो उस टाइप पे क्या कन्वर्सेशन होता है कि मेरे ऑफिस में ये काम हो गया, मेरे ऑफिस में वो हो गया, इस तरीके की बातें होती है फिर और अलग दुनिया की कुछ होती है? देखिए, ऑफिस के जो बातें हैं और यूजुअली आप देखें ऑफिस की एक एक घटनाएं केस स्टडी की तरह ही, राइट, तो वे बातें तो हम लोगों की फ़ोन पे ही हो जाती हैं क्योंकि वो केस स्टडी लगभग हर दिन, हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ उत्पन्न होती रहती है, तो वो तो फ़ोन पे हो जाती है। जब हम मिलते हैं तो ज़्यादातर अपने जो तैयारी के दिन या पुराने दिन उनके बारे में बात होती है, ऑफिस के बारे में उस समय बात नहीं होती फिर। ओके, सो सर देखो इतनी हैक्टिक लाइफ होती है, ऑफिस आप कर रहे हो सभी लोग, तो क्या सर नॉर्मली आप लोग कभी साथ में एक साथ मिल पाते हो? ऐसे मिल पाते हो तो कितना टाइम लगता है आप लोगों को एक साथ इकट्ठा होने में? क्योंकि सभी लोग बहुत बिजी होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स कल को IAS IPS बनेंगे तो डेफिनेटली उनको भी कम टाइम रहता होगा आपकी तरह। आप अपना अनुभव बताइए सर। देखिए, जब आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप तो ये समझिए कि आपका जीवन फिर वो पूरी तरह सेवा को समर्पित। हम सभी के साथ भी यही स्थिति है। अभी भी हम ये प्रयास करते हैं कि साल भर में रक्षाबंधन के दिन हम चारों ज़रूर मिल सकें। उसके अलावा भी अगर 1-2 बार मिलने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एक बार तो अवश्य मुलाकात हो। लेकिन अब लगता है कि जैसे जैसे समय आगे जा रहा है वो चीज़ भी मुश्किल होती जा रही है। ओके, सो सर देखो UPSC एस्पिरेंट या फिर जो भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं सर, तो वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं UPSC को जॉब की तरह नहीं देखते हैं, सपने की तरह रहता है उनका, और उनके कहीं बहुत बड़े बड़े सपने होते हैं कि हम कल को IAS बन गए, IPS बन गए तो ये काम करेंगे वो काम करेंगे। तो सर आप सभी का अनुभव क्या रहा?
आप जो सोच के आए थे सिविल सर्विसेज में, तो क्या उन सब चीज़ों को इजीली टैकल कर पा रहे हो? फिर कभी कभी क्या होता है बहुत सारी चीज़ों से गिव अप कर देते हैं, नहीं यार ठीक है इसको ऐसे ही रहने देते हैं इस तरीके? देखिए, जब आप यूपीएससी के थ्रू सेवाओं में आते हैं तो आप एक बड़े तंत्र का हिस्सा बनते हैं, और आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि तंत्र जो है वो व्यक्ति से नहीं बनता है। आपको तंत्र को समझना पड़ता है, और उस जो ऑलरेडी स्थापित तंत्र है, पहले से स्थापित जो तंत्र है, उसमें आप किस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं, ये हमको अपनी भूमिका को समझना रहता है। अगर आपके पहले से भी कुछ परिकल्पनाएं हैं तो आपको अपनी परिकल्पनाएं जो व्यवस्थित तंत्र है उसके हिसाब से संशोधित कर लेनी चाहिए और उसी हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। फिर आप देखेंगे कि आप जो बड़ा लक्ष्य लेकर आए थे और आप बड़ा देश सेवा या समाज सेवा का लक्ष्य लेकर आए थे, उनमें से बड़ा हिस्सा आप पूरा कर पाएंगे और जॉब सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा तब। राइट सर। ओके, सो मेजर चैलेंजेस आपको क्या लगते हैं जॉब के साथ सर? अभी आप काफ़ी टाइम से जॉब में हो सर। इस जॉब में अपने व्यक्तिगत जीवन या पारिवारिक जीवन को संतुलित कर पाना इस समय बड़ा चैलेंज हो गया, बड़ी समस्या हो गई है। बाकी तो चूंकि सरकार की स्थिति अच्छी है और सरकार के की स्पष्ट निर्देश है सब जगह, तो अच्छे से काम होता है, कोई हमको चैलेंज ऐसा नज़र नहीं आता। राइट सर। ओके, सो आप अभी देख ही रहे होंगे कि सर रिजल्ट्स सीटें काफ़ी कम होती हैं यूपीएससी में, और जो एस्पिरेंट होते हैं वो लाखों में होते हैं, तो डेफिनेटली सर सभी का सिलेक्शन तो नहीं होता है। तो क्या सर उनको अपना बी प्लान लेकर चलना चाहिए, है ना? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जिनकी पारिवारिक जो फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं होती है कि वो ठीक है 3-4 साल तैयारी करने के बाद उनका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वो कैसे सर्वाइव कर सके? ये बी प्लान वाली जो आपने बात करी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये तो तय है कि, और ये एग्ज़ाम की कठिनता का कारण यही है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा, सिलेबस की कठिनाई उतनी नहीं है जितनी कंपटीशन की कठिनाई है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो अधिक है, उनके साथ आपका कंपटीशन। और इस समय जो स्थिति है इसमें करने के लिए तमाम कार्य हैं, तमाम अवसर हैं, आप उनमें जा सकते हैं और बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। आज से 10 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन अब ऐसी स्थितियां बहुत हैं, तमाम विकल्प हैं, और बी प्लान तो हमेशा लेके चलना चाहिए। वो आपको एक कॉन्फिडेंस देता है, एक फीलिंग ऑफ एश्योरेंस देता है, और तब आप एक चिंता मुक्त और भय मुक्त तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, और तब आपकी संभावना भी अधिक हो जाती है। ओके, सो सर कोई भी यूपीएससी एस्पिरेंट या कैंडिडेट के अंदर कौन सी ऐसी बेसिक क्वालिटीज़ होनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसे चीज़ें होनी चाहिए जो कि हाँ उसे एक अच्छा ऑफिसर बनाएगी, या फिर उसे यूपीएससी में फाइनल गोल अचीव करने में हेल्प करेंगे? और देखिए, यहाँ पे मैं अगर ये आप समझे कि एक एस्पिरेंट में आइडियली क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो मैं 2-3 चीज़ें जो समझता हूँ। पहला कि आपके अंदर जुनून बहुत अधिक होना चाहिए, क्योंकि पूरी यात्रा बहुत बार आपको हतोत्साहित करती है, और बिना जुनून और अति उत्साह के आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उत्साह की अधिकता होनी चाहिए, प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, और मेहनत करने में आपकी कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। आपको इतना पढ़ना है, ये सिलेबस ख़त्म करना है, ये काम करना है, ये आंसर लिखना है, ये मॉक इंटरव्यू देने हैं, ये टेस्ट सीरीज़ देनी है, वो आपको जो करना है सो करना है। उसमें कोई कोताही अगर आप करेंगे तो आपके परिणाम के साथ कोताही हो जाएगी। ओके, सो सर अगर आपकी बात की जाए, अभी आप जब से जॉब कर रहे हो, तो जॉब सेटिस्फैक्शन या फिर आपके बारे में पूछा जाए, आपको जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक वर्ड में आप बोलना चाहें तो कितना आप मतलब सेटिस्फाई हैं? जैसा हम सोचे गए थे उससे बेहतर हमको सेटिस्फैक्शन वहाँ मिलता है। राइट सर। ओके, सो सर स्टूडेंट्स क्या है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनका बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता है, एजुकेशन बैकग्राउंड, खासतौर पर बात करें हिंदी मीडियम की, और यही रीज़न है कि उनका कभी ना कभी यूपीएससी में कम सिलेक्शन हो रहा है, या फिर जो भी है। तो इसमें आप क्या कहना चाहोगे, जो एकदम जिनका बैकग्राउंड एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा, या फिर वो अपनी पर्सनालिटी को कैसे अदर जो अच्छी फैमिली से स्टूडेंट्स आते हैं, जो इंग्लिश मीडियम से होते हैं, या फिर जो बहुत आगे होते हैं इन फील्ड में, और जो एकदम स्टार्टिंग से आते हैं, मतलब रूरल बैकग्राउंड टाइप से स्टूडेंट? देखिए, जब हमने तैयारी शुरू की उस समय भी एक बड़ा अजीब सी स्थिति थी कि हिंदी मीडियम के लोगों का कम होता है। कई बार ये बात होती थी कि वो सीसेट वाली की स्थिति उस समय बहुत चलती थी कि सीसेट का एडवांटेज है, और हम दोनों परिस्थितियों में विपरीत ही अपने आप को पाते थे। लेकिन हमने ये देखा कि जब आपका कॉन्फिडेंस अधिक है, आपका जुनून अधिक है, तो ये सारी चीज़ें आप ओवरकम कर जाते हैं, और ये बातें फैक्चुअली भी बाद में गलत साबित हुई। डेटा में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी माध्यम के लोगों का सिलेक्शन कम हुआ है, लेकिन हो भी रहा है। अंडर 20 भी हमने रैंक अपने सामने देखी है हिंदी माध्यम के लोगों की, अंडर 50 भी देखी है।
तो वे लोग वहाँ पे आ रहे हैं और ये बात सिद्ध कर रहे हैं कि आया जा सकता है। अब वो अलग अलग व्यक्ति जो भी हिंदी मीडियम के हैं उनको अपने पुरुषार्थ से सिद्ध करना है कि हम भी आ सकते हैं, अन्य लोग आ ही रहे हैं। राइट सर। ओके, सो अभी हमने प्रीलिम्स और मेंस की बात करी थी। देन सर अब अभी आप जैसे पैनल में खुद इंटरव्यूअर हो सर, तो सर उसके बारे में बताइए सर कि क्या एक इंटरव्यू के लिए क्वालिटीज़ होनी चाहिए, फिर इंटरव्यू के लिए किस प्रकार से तैयारी की जा सकती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स? देखिए, मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं। और आप देखेंगे तो यूपीएससी में इंटरव्यू को वो बोलता भी है पर्सनालिटी टेस्ट, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करता है। आपका व्यक्तित्व वो 2 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में नहीं बनता है, वो बना है पिछले 20 साल, 25 साल या 30 साल, जो भी आपने पढ़ा है, सीखा है, समझा है, जैसे लोगों के इर्द गिर्द आप रहे हैं उससे आपका व्यक्तित्व बना हुआ है। आप 5-6 महीने में यदि कोई मुलम्मा भी चढ़ा लेते हैं उसके ऊपर या 2-4 महीने में कुछ करके, तो वो आप जैसे इंटरव्यू में जाते हैं वो तुरंत उतर जाता है। 1-2 प्रश्न में ही वो अगर आपने कुछ भी ओढ़ रखा है या पहन रखा है या कुछ भी दिखावा कर रखा है तो तुरंत उतर जाता है। इसमें एक ही चीज़ है कि आप बार बार मॉक इंटरव्यू दें, रिकॉर्डेड इंटरव्यू दें, अपने आप को देखें कि हम कैसे बोलते हैं और उसी पे सुधार करें। व्यक्तित्व में सुधार 2-4 महीने की कला है ही नहीं। ओके, सो सर जैसे कि स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उनका जब रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता है तो डेफिनेटली डीमोटिवेट से हो जाते हैं, फिर कुछ लोग डिप्रेशन का भी शिकार हो जाते हैं। तो सर उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए अपने इन सब चीज़ों से दूर होने के लिए? देखिए, इसके लिए हालांकि मैं जो नए लोग आते हैं और जो यंग है उनको मैं शुरू से ही बताता हूँ कि आप वो बात हमेशा पहली बात याद रखिए कि वो कौन सी चीज़ थी जो आपको इस क्षेत्र में लेकर आई है। राइट सर। तो जब आप निराश हों, डिमोटिवेट हों, आपका मन नीचे की ओर देखे तो उसको सोचिए कि हम क्या सोच के यहाँ तक आए थे। वो चीज़ हमेशा आपको अपलिफ्ट करेगी। लेकिन यदि आप किसी की देखा देखी, किसी के दबाव में अन्य मनस्क होकर बिना मन के यहाँ पे आ गए थे तो आप बार बार निराश होंगे, कई बार निराश होंगे और आप अल्टीमेटली इसको छोड़ के बाहर हो जाएंगे। राइट सर। सो देखा जाए तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो लाखों फीस लेते हैं स्टूडेंट्स हैं, उसके बाद भी फाइनल सिलेक्शन नहीं देते हैं स्टूडेंट्स को, तो क्या कोचिंग पे रिलाई करना चाहिए स्टूडेंट्स को, या फिर आज के टाइम पे यूट्यूब, गूगल ने सारी जो टॉपिक्स हैं या फिर सारी इन्फॉर्मेशन है पब्लिक करी दी है? अगर आज से हम कंपैरिजन करें आपके टाइम पे तो इतनी सारी चीज़ें नहीं होगी, कोई गाइडेंस करने वाला नहीं होगा नॉर्मली। जैसे कि मुझे खुद पता नहीं था कि यूपीएससी है क्या, आईएएस कैसे बनते हैं, मुझे सिर्फ पता था डीएम बारहवीं तक, बाकी कुछ पता नहीं था सर। देखिए, आप के चैनल पे मैंने जैसा देखा है तमाम जो सिलेक्टेड लोग हैं जो ऑलरेडी सेवाओं में हैं उनका भी इंटरव्यू है। आप उनकी बातें सुन के आप जो दिशा है उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोचिंग पे रिलाई, देखिए अगर आप खुद से नहीं पढ़ सकते हैं तो आपको कोचिंग का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन सिलेक्शन होना वो पूरी तरह आपके ऊपर है, आपकी जिम्मेदारी है। ये मेरा कहना है कि आप कोचिंग पे इस मामले में ना रिलाई करें कि वे आपको सेलेक्ट कराएंगे। आप पढ़िए और अपनी दिशा तय करिए, अपना टारगेट तय करिए और अपनी योजना खुद बनाइए। ओके, सो सर जैसे कि अभी हम गलतियों की बात कर रहे थे, तो सर ऐसे क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए स्टूडेंट्स को जो नॉर्मली आप भी देखते हो कि स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं प्रिपरेशन के दौरान, सो दैट कि वो फाइनल लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं? पहली गलती जो मैं देखता हूँ कि स्टडी मटेरियल उनके पास बहुत अधिक रहता है। हम लोगों का ये हिसाब रहता था एक टॉपिक पे या एक सब्जेक्ट पे एक ही आप बुक उठाइए, एक ही सोर्स बनाइए और उसी को फॉलो करिए। यूजुअली हम लोग तो बुक्स के भी अपने नोट्स बना के रखते थे और फाइनल मतलब फर्दर रिविजन्स के लिए सिर्फ अपने नोट्स से रिविज़न करते थे। दूसरा गलती जो मैं देखता हूँ वो कुछ समय तैयारी करते हैं फिर भटक जाते हैं कि ये वाला एग्ज़ाम दे दूँ, वो वाला एग्ज़ाम भी दे दूँ। आप शुरुआत में 1-1.5 साल या 2 साल जो भी आपने अपना लक्ष्य बनाया है पूरी तरह फोकस होकर पहले तैयारी कर लीजिए। जब आपकी तैयारी पूर्ण हो जाए तो आप अपने आप को परखने के लिए भिन्न भिन्न एग्जाम दे सकते हैं यूपीएससी के पैरेलली, लेकिन शुरू में मत भटकिए। ये 2 मेजर गलतियां मैं देखता हूँ। ओके, सो अभी आप जैसे पैनल के मेंबर भी हैं सर, तो आप एक ऐसा कैंडिडेट में क्या देखने की या फिर क्या मतलब खगोलने की कोशिश करते हो कि हाँ ही इज डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर इस सर्विसेज? देखिए, हम कुछ भी प्रयास नहीं करते, हम ये देखते हैं कि ये क्या है, और जो चीज़ हमारी आंखें सबसे पहले खोजती हैं वो है कि ये व्यक्ति अपने आप को कितने संयमित और संतुलित तरीके से और कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट करता है।
जो इंटरव्यू है वो जनरली ये बात को देखने का प्रयास करता है कि तनाव के समय, आपदा के समय आपकी प्रतिक्रिया, आप कैसे रिएक्ट करेंगे। इसीलिए कई बार आपने सुना भी होगा, वो स्ट्रेस की सिचुएशन क्रिएट करते हैं, अचानक वाली कोई स्थिति क्रिएट करते हैं, एकदम हड़बड़ा जाने वाली स्थिति क्रिएट करते हैं। और वो मेरे ख्याल से वो यही जानना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति जब आएगी तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप इसमें सेलेक्ट होकर सेवाओं में जाएंगे तो ऐसी परिस्थितियां लगभग प्रतिदिन आपको फेस करनी पड़ेंगी जो आपको हड़बड़ा देंगी, जो आपकी बनी बनाई योजनाओं को डिरेल कर देंगी। तब आप कैसे रिएक्ट करेंगे, और जो अच्छा रिएक्ट करता है उसको वहाँ पे अच्छे नंबर दिए जाते हैं और वो सेलेक्ट होता है। ओके, सो सर, जैसे कि हर पेरेंट्स का सपना होता है कि उनके बच्चे कोई अच्छी जॉब में चले जाएं या फिर कहीं अच्छी रेपुटेड काम करने लगे जिससे उनका नाम हो। तो सर, आप तो चारों भाई बहन एक बहुत देश की सबसे सर्वोच्च जो सर्विसेज हैं उनमें है, तो सर आपके पेरेंट्स जब कभी बोलते होंगे तो उनके वर्ड्स क्या रहते हैं सर आप लोगों के प्रति? यदि आप हमारे पेरेंट्स की बात करें तो हम लोग यूपी के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। तो हमारे यहाँ हमें और हमारे मतलब बच्चों में पेरेंट्स में बातचीत उतनी नहीं होती, तो हमारे सामने तो कभी उन्होंने ऐसी कोई जिक्र किया नहीं। लेकिन निश्चित रूप से जैसे सभी को लगता है अब कि उनके बच्चे अच्छा करें तो उनको अच्छा लगता है, हमारे पेरेंट्स को भी अच्छा लगता होगा। लेकिन पेरेंट्स से अधिक हमको लगता है कि हमारे जो टीचर्स रहे हैं उनको अच्छा लगता होगा, क्योंकि उन्होंने हमको बड़ा किया है, उन्होंने हमको सही ज्ञान दिया है। इसीलिए यही कारण है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि और हिंदी मीडियम से पढ़े होने के बाद भी हम लोग आसानी से पहले अटेम्प्ट में एक बार में सेलेक्ट हो सके। राइट सर, ओके। सो सर, जैसे कि कहा जाता है जो सिविल सर्विसेज है वो एक 24 घंटे की जॉब मानी जाती है ना। तो सर इसमें अपने जो नए कैंडिडेट्स हैं वो भी ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ 24 घंटे की जॉब है, तो इन फ्यूचर अपनी फैमिली को किस तरीके से डील करें, किस तरीके से दोनों चीज़ों को मैनेज करके हुए चल सकते हैं, उसके बारे में बताइए सर, क्योंकि आप रियल एक्सपीरियंस कर रहे हो। देखिए, इसमें क्या है कि जब भी यदि आपका पहले से परिवार है तो आप उनको पहले से बता दें कि हम जो तैयारी कर रहे हैं इसका ये परिणाम होता है, इस प्रकार की सेवाओं में हम जाते हैं। यदि आप अविवाहित हैं और सेवा में आने के बाद विवाह करना चाहते हैं तो अपने होने वाले पत्नी या पति को स्पष्ट रूप से बता दें कि ये मेरे काम का नेचर है, इस प्रकार का मेरा एंगेजमेंट रहता है। शुरू में आप बातें स्पष्ट रखते हैं तो आगे चल के सामंजस्य बनाने में आसानी रहती है, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी। ओके, सो लास्ट में जो नए कैंडिडेट हैं जो यूपीएससी की जर्नी में आना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे सर? नए कैंडिडेट्स के लिए मेरा मैसेज यही है कि आप जब भी आने का पूरी तरह मन बनाएं, ये प्रयास करें कि आपको पहले अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट होना है, क्योंकि पहला अटेम्प्ट में आपकी एनर्जी वो मैक्सिमम होगी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका उत्साह मैक्सिमम होगा। अगर आप यहाँ पे मैक्सिमम कॉन्फिडेंस पहले अटेम्प्ट में गेन कर पाएंगे तो आपके सिलेक्शन की संभावनाएं सबसे अधिक रहेंगी। ओके। क्योंकि हर बार जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपकी उम्र बढ़ चुकी होगी, आप थोड़े से थक से चुके होंगे और करते करते आपकी संभावनाएं कम होती जाएंगी। तो पहला अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट इज बेस्ट अटेम्प्ट। ओके, सो कोई टिप्स एंड कोई फॉर्मूला हो जो आप स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहते हो, जो शॉर्ट जिंदगी होती है उस तरीके से सफलता दिलाए? देखिए, ये मैं ईमानदारी से बोलूँगा, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। एक लंबा एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम की प्रक्रिया ही 1 साल की है। प्रीलिम से लेकर और रिजल्ट आने की, नोटिफिकेशन से लेकर रिजल्ट आने की प्रक्रिया 1 साल से भी ऊपर लंबी। कोई शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हाँ तमाम ट्रिक्स हैं, तमाम मंत्र हैं। उनको यदि कोई यदि जानना चाहे तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप मेरा नंबर अपने में शेयर कर दीजिएगा, वो लोग हमसे संपर्क करके पूछ सकते हैं। ये हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ट्रिक्स हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी उसमें बातें हैं और एक कोई छोटा सा फॉर्मूला नहीं है, हकीकत ये। ओके, सो थैंक यू सो मच सर, आपने इतना कीमती टाइम दिया मुझे और काफ़ी अच्छे से हमारे व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स को गाइड किया। सो हम आशा करते हैं कि सर से इन फ्यूचर भी गाइडेंस आपको दिलाते रहेंगे। सो सर अगेन थैंक यू सो मच सर फॉर योर लवली मैसेज फॉर स्टूडेंट्स के लिए सर। सो गाइस, आपने देखा कि सर ने अपनी जर्नी और साथ में अपने भाई बहनों की जर्नी को शेयर किया, साथ में उन्होंने अपने रियल टाइम एक्सपीरियंस भी बताया कि जॉब के साथ अभी उनका क्या एक्सपीरियंस रहा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं अगर आप सर से पर्सनली कोई टॉपिक पर गाइडेंस चाहते हैं तो वो भी सर के साथ सेशन करने की कोशिश करूँगा। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।